सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। तो भी आकांक्षा जी कैसी हैं आप? भाई हम तो बढ़िया हैं, हमारे श्रोता सखियां भी बढ़िया हैं एकदम। ठंडी का मजा ले रहे होंगे, है ना? और साथ में हम लोग का कार्यक्रम का भी मजा ले रहे हैं। लगातार कुछ जगहों पर ठंड पड़नी शुरू हो गई है, कुछ जगहों पर अभी भी ठंड का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हम और इंतजार न करते हुए बता दें कि आज कार्यक्रम में सखी सहेली के पिटारे में क्या क्या है। तो देखिए, आज तो हम लोग क्योंकि सर्दी है तो थोड़ी बात करेंगे व्यंजन की, है ना? तो मूंग की दाल के व्यंजन इसमें बात करेंगे, खासकर जो पीले रंग वाली धुली दाल होती है उसकी बात करेंगे। और एक सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी यशोधरा दासप्पा जी के बारे में। साथ ही साथ कुछ उड़ने की बातें होंगी। लेकिन उड़ान बेहद ज़रूरी है मंजरी जी। लेकिन उड़ान भरते समय या ऊंचाई पर उड़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, चाहे आपने करियर में कोई ऊंची उड़ान भरी हो या किसी विशेष कार्य क्षेत्र में आप किसी ऊंचाई पर पहुंचे हों। उड़ान जरूरी है, लेकिन उड़ते समय किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष आज 7 दिसंबर को मनाया जाता है और आज हम मना रहे हैं। और जिसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्र करना है, जिसकी जरूरत आज़ादी के बाद ही भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों और सेना के कल्याण हेतु लगी। सन 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो आज के दिन धन संग्रह होता है उससे युद्ध के दौरान जो जनहानि होती है और सेना में कार्यरत कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण और सहयोग प्रदान करने हेतु उपयोग में वो धनराशि लाई जाती है। बिल्कुल, इस दिन पर धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर किया जाता है। और इस झंडे में 3 रंग, पहले लाल, फिर गहरा नीला और फिर हल्का नीला होता है इस क्रम में, जो प्रदर्शित करता है तीनों सेनाओं को। बीच में सफ़ेद में केंद्रीय सैनिक बल लिखा होता है, अशोक चक्र जो होता है वो होता है। और इस दिन का यही उद्देश्य है जनता द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र सेना में जो 3 प्रमुख भाग हैं, भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके प्रति हम सबका ये दायित्व हो जाता है कि हम उनके प्रति आभार प्रकट करें, जो हमारी सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। हम उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति मदद करने को सदैव तत्पर रहें और अपना योगदान किसी भी रूप में, खासकर आर्थिक मदद के रूप में दें। और आकांक्षा देखिए ना, जो सैनिक होते हैं वो देश की ढाल होते हैं, जो देश को हर खतरे और बुराइयों से बचाते हैं। सैनिक देश का वो गौरव है जो हमेशा देश का अभिमान बन के देश की रक्षा और मान बढ़ाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के नाम अपना जीवन करने वाले उन्हीं दिव्यांग पूर्व सैनिकों, युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए सैनिकों की विधवाओं, शहीदों के परिवारजनों की देखभाल करने के लिए मदद सुनिश्चित करता है और उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सम्मान का प्रतीक है। ये संदेश हमें मिला है, हमारे श्रोता सखियों सखाओं ने भेजा है। साथ ही ये भी लिखा गया है एक अन्य संदेश में कि युद्ध के दौरान हुई जनहानि के अलावा सेवारत या सेवानिवृत्त सैनिक भाइयों के या उनके परिवार के कल्याण के लिए कुछ धन राशि इकट्ठी करना इस दिन का खास हेतु होता है। देश के लिए सेना में हम भले भर्ती ना हो सके, लेकिन हमारी वीर सेना के लिए परोक्ष रूप से कुछ न कुछ योगदान ज़रूर दे सकते हैं। मुझे याद है साल 1962 में हुए युद्ध के दौरान शस्त्र खरीदने और शहीद हुए वीर सैनिकों के परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए देश भर से कई लोगों ने धन या सोने के गहनों का दान दिया था। साल 1964 से 68
के बीच मेरे हाई स्कूल मतलब अभ्यास काल के दौरान झंडा दिवस मनाया जाता था, जिसमें हाई स्कूल के आचार्य द्वारा हम विद्यार्थियों को भारतीय सेना के छोटे-छोटे ध्वज कुछ संख्या में दिए जाते थे। उसे पूरे गांव में घूमकर बांटते हुए चंदा इकट्ठा करते थे। मिली हुई राशि स्कूल के आचार्यों को सौंप देते थे, उसे वे भारतीय जवानों के फंड में जमा करवा देते थे। और तो इस तरह से बहुत सारे योगदान जो होते हैं हम लोगों को आकांक्षा देश के प्रति, सैनिकों के प्रति करना चाहिए। तो हम अपना छोटा सा एक योगदान आज के दिन जरूर करें और हमें लगता है कि हम हमेशा ही इस बारे में सोचें कि हम उनके लिए कुछ कर सके, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो चलिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो आकांक्षा देखो ना, ये जो गीत था कितना प्यारा था ना। बिल्कुल। और हमारे देश की बात हो रही थी, सारी प्रकृति से जुड़ी चीजों की बात हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आज एक और दिवस है आकांक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। जी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का उद्देश्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता उत्पन्न करने और सुदृढ़ करने के में मदद करता है, और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई के यात्रा के महत्व को पहचानना है। बिल्कुल, इस दिवस का उद्देश्य। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता देने के बाद ये दिन आधिकारिक रूप से पहली बार 7 दिसंबर 1996 में मनाया गया था। 7 दिसंबर साल 1994 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1996 से नियमित हर साल इस दिन को मना रहा है। और हर 5 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के लिए एक विशेष थीम की स्थापना करता है। और इस साल की थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट डे, यानी वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। बिल्कुल। और परिषद ने साल 2023 तक यही थीम रखने का फैसला भी किया है। और इस दिवस का उद्देश्य वायु परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देने के साथ साथ हवाई परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ICAO संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, जिसका काम विमानन सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास करना है। और आकांक्षा, जब भी विमान की बात आती है कि कहीं जाना है, कहीं आना है, तो हमें खुद भी ध्यान रखना है कि कैसे हमें उसकी यात्रा करनी। और जो यहाँ पर आज के दिन, ये नागरिक उड्डयन दिवस के दिन खासकर इसकी सुरक्षा के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल। और सबका ध्यान रखना होता है, और वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि इससे लोगों में जागरूकता होती है, जो दिवस हम लोग मनाते हैं, है ना। और आगे जो बातचीत हम करेंगे, लेकिन मंजरी गीत के साथ। जी। चेहरा, काले दिल पे रंग सुनहरा।
आकांक्षा भी हंसता हुआ नूरानी चेहरे की बात करी हम लोगों ने, है ना, गीतों के माध्यम से। बिल्कुल मंजरी जी, हंसता हुआ चेहरा किसे अच्छा नहीं लगता। और जब हम संस्कारों की बात करते हैं जैसे, तो ये कहा जाता है अक्सर कि जो संस्कार हैं वो घर से ही बच्चों को मिलते हैं। बिल्कुल, है ना, चाहे जिस रूप में भी हों, और घर के बड़े बुजुर्गों को देखकर ही बच्चे सीखते हैं और वो अगली पीढ़ी तक, वही संस्कार अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यानी कि हमें अपने घरों में अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, है ना। और संस्कार जब देते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि उन संस्कारों पर उनका क्या असर हो रहा है, वो उसे अपना रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि वो फिर अपनी पीढ़ी को भी दे सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि हमने बच्चों को कोई चीज़ सिखा दी तो बस हमारा काम खत्म हो गया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि उन चीज़ों को बच्चों ने या अगली पीढ़ी ने किस तरह से ग्रहण किया है और उसे किस तरह से निभा रहे हैं। वैसे ही देखिए ना, देश के प्रति प्रेम, ये भी बचपन से ही बच्चों के मन में डालना चाहिए, जागृत करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और जब हम देश की भावना की डालते हैं, देश प्रेम की भावना उन बच्चों के हृदय में डालते हैं, तो वो आगे चलकर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि इतिहास बन जाता है। तो देखो ना, आज हमारी सखी विशेष के अंतर्गत हम ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी यशोधरा दासप्पा के बारे में बात करने जा रहे हैं। यशोधरा दासप्पा एक स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और समाज सुधारक होने के साथ साथ कर्नाटक राज्य के मंत्री पद पर भी उन्होंने कार्य किया। और आपका जन्म 28 मई सन 1905 को बेंगलोर में वोक्कालिंगा परिवार में हुआ। वे एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के.एच. रमैया की बेटी थी। आपका एक संपन्न परिवार में जन्म होने के बावजूद आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला लिया। बिल्कुल, उन्होंने लंदन मिशन स्कूल और बाद में मद्रास के क्वीन मैरी कॉलेज में पढ़ाई की। यशोधरा दासप्पा का विवाह हीराली चेन्नैया दासप्पा से हुआ। आप 1963-64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत की रेल मंत्री भी रहीं। यशोधरा और हीराली के 2 सुपुत्र और एक बेटी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही वे वन सत्याग्रह से भी जुड़ी, जो कि एक आंदोलन था। इसके अलावा वे कई सामाजिक आंदोलनों में भी हिस्सा लेती थी। सन 1930 के दशक में जब 1200 से अधिक लोगों को जब कैद किया गया था, तो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने महिलाओं को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। 25 अप्रैल सन 1938 को विदुराश्रथा में ग्रामीणों ने एक सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसके दौरान पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें लगभग 35 लोग मारे गए। और इस घटना के बाद यशोधरा दासप्पा को जेल भेज दिया गया। और उनका घर भूमिगत सत्याग्रही गतिविधियों के लिए जैसे एक मिलने का केंद्र था, जहां अक्सर सत्याग्रही एकत्र हुआ करते और योजना बनाया करते थे। यशोधरा ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आक्रामक भाषण दिए थे तथा हैमिल्टन के नाम पर एक इमारत का नाम रखने का फैसला किया, जो स्वतंत्रता आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूरता के लिए जाना जाता था। और महात्मा गांधी जी के अनुयायी होने के कारण उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी काम किया। उन्होंने कई उल्लेखनीय योगदान दिए, लेकिन बहुत से लोग स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में नहीं जानते। उनके दोनों बेटे में तुलसीदास दासप्पा केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। यशोधरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी राजनीतिक रूप से जुड़ी रही। बिल्कुल, साल 1969 में उन्होंने कर्नाटक राज्य में शराबबंदी हटाने के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। समाज में उनके अनेकों बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा साल 1972 में देश का 3रा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया। वे कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला रही थीं। वे अपने जीवन के अंत तक कर्नाटक एकीकरण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करती रहीं। बेंगलोर की फायर ब्रांड यशोधरा दासप्पा का निधन सन 1980 में हो गया और वे सदा के लिए इस संसार से जुदा हो गईं। और जब इस तरह की महिलाएं कुछ अपने देश के लिए करती हैं, तो हम सब भी जब उनकी बातें सुनते हैं तो गर्व से भर जाते हैं। तो लगता है कि कुछ हम इस तरह का कुछ हम भी करें ऐसा। भाई, इसीलिए मंजरी जी कहा जाता है कि अपने मन में अपने देश के प्रति कुछ करने की जो भावना है, अगर वो कहते हैं एक छोटे से किरण के रूप में भी है, तो वो भी बड़ी बात है। बड़ी बात है और जला के रखनी चाहिए अपने हृदय में। तो हम लोग
क्या करें आकांक्षा, एक गीत सुन आगे लें? बढ़ेंगे लेकिन गीत के बाद। सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे, प्यार के चांद से रात रोशन रहे, फिर कोई आसमां पे सितारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। नजर नजर से कदम मिलाए हुए, चले हैं वक्त की रफ्तार को भुलाए हुए। बाहर पूछ रही है, बाहर पूछ रही है चमन के फूलों से, ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए, सोच में फूल है हम अगर चल दिए, फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। तो आकांक्षा देखो ना, ये गाना जिसकी एक लाइन थी ना, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, यानी जब हम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे वो माता पिता हमारे लिए करें या हम उनके लिए करें या हम बच्चों के लिए करें, तो कुछ ना कुछ तो उसका हल निकल कर आता है, कई परिणाम मिलते हैं, है ना? बिल्कुल भाई मंजरी जी, ऐसा है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है ना, तो अकेले तो हम चल ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं चल कदम सकते। कदम पर हमें एक दूसरे की जरूरत तो पड़ती ही है। और देखिए ना, एक जो हमारा मैं उड़ चली पर है, हम बात करने जा रहे हैं, तो एक प्यारा सा संदेश
संदेश मिला है। वो लिखते हैं कि आजकल की छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। मैंने देखा है कि लड़कियां ट्रेन, हवाई जहाज और बड़ी-बड़ी मशीन चला रही हैं। सलाम इन छोरियों को। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हम ऐसे ही कुछ बातें करेंगे आज मैं उड़ चली पर, है ना? बिल्कुल। और एक हमारी सखी लिखती हैं कि पंख होती तो उड़ आती रहे, क्योंकि आजकल पाँव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे, ठंड जो है, इसलिए उड़न खटोले पर उड़ जाऊं, उड़ फुर चली हवा के संग, कैसे उड़े सुनते हैं। भाई उड़ान की बातें जो करेंगे मंजरी हम, वो इस संदर्भ में कि एक समय के बाद, जैसे बचपन बीतता है, हम उम्र के अगले पायदान पर जब पहुंचते हैं तो भावनाओं को पंख लग जाते हैं, हमारे सपनों को पंख लग जाते हैं। लेकिन अगर इन सपनों को, इन भावनाओं को सही दिशा न मिले, इस उड़ान को अगर सही दिशा न मिले, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भटकाव बेशक होता ही है। और उसी अवस्था को, उसी दौर को हमें मिलकर संभालना होता है ना? कि जो हमारे जो नई तरुणाई, जो किशोरियां हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, तो सिर्फ किशोरियां ही नहीं, किशोरों के मतलब बेटा हो या बेटी, वो दोनों ही एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर खुला आकाश है, बहुत सारे सपने हैं उनकी आंखों में पल रहे हैं। तो उनको सही दिशा मिले और उसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं वो उनको दूर करना हम बताएंगे, हम सिखाएंगे और हम समझाएंगे, है ना? तो इस तरह से हम उन बच्चों को एक दिशा दे सकते हैं, है ना? बिल्कुल दे सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं घर के बड़ों की और माता पिता की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो आज व्यंजनों की भी जो बात होगी, और हमने जो पिटारा पहले ही खोल दिया है कि मूंग दाल के व्यंजन बनाए जाएंगे, तो कई श्रोता और सखियां हमारी उन्होंने बताया है कि रेसिपी, व्यंजन विधियां तो भेजी हैं, साथ में मूंग दाल का हलवा बड़ा अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। क्या बात है। मूंग दाल की पकौड़ियों की बात हो रही है, मूंग दाल के चीलों की, जो चीले बनते हैं उनकी बात हो रही है। तो व्यंजन विधियां भी साझा करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल। तो आकांक्षा, अंतराल के बाद फिर सखी सहेली प्रोग्राम में सभी का स्वागत है ना? तो मैं उड़ चली, ये जो भावना है जो बचपन से तरुणाई की ओर बढ़ती हुई किशोरियों के मन में हिलोरे मारते हुए उठने लगती है। अनदेखे पंख लग जाते हैं उन्हें और वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब हो उठती हैं और इस बात से बेखबर कि आसमान में कितने सारे लोग और जो रहते हैं साथ में, उनके हमें उस सफर पर चलना है। आगे चलकर जब जीवन के धरातल पर हम उतरते हैं, तब किन किन चीज़ों का सामना, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसकी हमें बाद में ही खबर मिलती है। तो जरा सी चूक हुई नहीं कि संकट जो है घेर लेता है। और ऐसा नहीं है कि सपनों की उड़ान भरना गलत है या सपने देखना गलत है। भाई आसमान छूने के सपने ही तो कह सकते हैं कि तरक्की की जो पहली सीढ़ी है वो होते हैं। लेकिन आसमान में उड़ने की कला, सपनों के साथ उड़ान भरने की जो कला है और उन उड़ान के साथ साथ उन सपनों को सच करने की जो कला है, ये सीखना मंजरी जी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और ये कला सिखाने का जिम्मा होता है माता पिता का। क्या अच्छा है क्या बुरा है, माता पिता को इसका ज्ञान बचपन से ही अपनी बच्चों को, संतान को देना चाहिए। उन्हें संसारिकता का ज्ञान और संस्कार देना ज़रूरी है। ये बताना ज़रूरी है कि उड़ान भरते समय नज़र ज़मीन पर ज़रूर रहे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ऊंची उड़ान भर ले कि अपनी ज़मीन ही ना नज़र आए। बिल्कुल, कहा भी जाता है और बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि
आप उड़ान चाहे जितनी ऊंची भरो, अगर आपने अपनी ज़मीन छोड़ दी या अगर आपने अपने जड़ों से अगर आप नहीं जुड़े, तो इतनी ऊंची उड़ान भरने का कोई मतलब नहीं। वृक्ष जितना बड़ा होता है, जितना घना होता है ऊपर, उसकी जो सघनता है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि उसकी जड़ों में, उसकी जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। बिल्कुल। और जब आपने वृक्षों की बात करी है ना आकांक्षा की, इतना सघन है, तो जब आप इतने विशाल बनेंगे तो आप बहुत लोगों को आश्रय दे सकते हैं, उनके लिए भला कर सकते हैं, अच्छे काम उनके प्रति कर सकते हैं। और आकांक्षा, हर माता पिता के लिए वो वक्त बड़ा ही नाजुक होता है जब उनकी संतान बड़ी हो रही होती है, और ये बात बेटी हो या बेटा दोनों पर ही लागू होती है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान बच्चों को पहले नहीं रहता है, और जब हम उन्हें बताते हैं कि ऐसा सही नहीं है तब उन्हें समझ में आता है। जैसे कि अक्सर याद होगा आकांक्षा की माता पिता हमसे कहते थे कि, हम लोगों से कहते थे कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, बहुत देर मत करना, कहीं भी जाओ तो बता के जाओ कहाँ जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती, छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं, वो बच्चों के मन में अगर हम शुरू से डालते हैं तो बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा हम चाहते हैं। वही मंजरी जी, माता पिता जो कहते हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा भलाई की ही बात सोच कर कहते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि बचपन से ही धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी अपनी सोच विकसित होती है, तो उनकी सोच को बाधित नहीं करना है, उनके विचारों को बाधित न करते हुए उन्हें सही और गलत के बीच का जो अंतर है वो समझाना बेहद ज़रूरी है। और कभी कभी तो वक्त भी आता है जब कि उनकी संगत, बच्चों की संगत किसी ऐसे से हो जाती है जो उसकी राह को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के दोस्त बनकर रहें, जिससे बच्चे अपने जो मन की बात है वो माता पिता को बता सकें, और यहाँ तक कि उनकी संगत किन लोगों से हो रही है, परिवार के लोगों को इसकी जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और ऐसे समय में अभिभावक को सजग रहने की ज़रूरत होती है आकांक्षा। बेटी या बेटे के साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करने की कोशिश करें, उनकी दिल की हर बात ज़रूर सुने। यदि आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो बाहर दोस्त तलाश करेंगे, लेकिन दुनियादारी को समझने के लिए और लोगों को परखना, ये भी अपने बच्चों को सिखाएं। दोस्ती तो अच्छी बात है, दोस्त सबके होने चाहिए, दोस्त होते, अच्छे दोस्त हों तो बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्ती कैसी हो ये आप पर निर्भर करता है ना? बिल्कुल। जीवन में जैसे जैसे अब कहते हैं ना, एक के बाद एक जब सफलता के पायदान चढ़ते जाएंगे तो उस सफलता के पायदान को चढ़ने के लिए जो सही रास्ते हैं वही चुने, न कि किसी गलत रास्ते पर चलकर जल्दी से सफलता प्राप्त करने के पीछे दौड़ें। कुछ अन्य लोगों के उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जिससे उस कहानी को सुनकर बच्चे समझें कि क्या गलत है क्या सही है। घर आने और जाने के समय पर उनके ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, और आजकल तो मोबाइल की सुविधा भी है, तो कॉल या मैसेज करके भी जाना जा सकता है कि आप लोग कहाँ हैं या आपको आने में क्यों देर हो रही है। बिल्कुल। और बच्चों को ये बात भी समझा दें कि कभी डरे नहीं, जो भी बात हो उसे बताएं, छुपाएं नहीं। ना कहना भी, अगर कोई आप उससे कुछ कह रहा है तो आपको लग रहा है ये गलत है, तो आप उसको ना कहना भी सीखे। कोई ये नहीं सोचे कि हम नहीं कहेंगे तो वो क्या सोचेगा, नहीं, अगर आपको लगता है गलत तो आप एकदम ना कर दीजिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही किसी की सुनना भी चाहिए। मन को जब ये लगे कि ये गलत हो रहा है या कह रहा है, वो सावधान हो जाए। अगर कोई कह रहा है आपको गलत तो आप सावधान हो जाए। यही वक्त होता है संभलने का। किसी की गलतियों को बार बार छुपाना एक मुसीबत को दावत देने जैसा होता है। बिल्कुल। अगर कोई गलती है तो उसी समय अगर टोका ना जाए तो ये छोटी सी जो भूल है वो आगे चलकर कोई बड़ा रूप ले सकती है। और ये जो उम्र होती है, जो किशोरावस्था की जो उम्र होती है, इस उम्र में उचित प्यार और उचित शिक्षा की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाने की ताक में कुछ लोग रहें। वैसे मंजरी जी, आज समय बदल रहा है, लेकिन संस्कार और जो सीख है हमेशा वही रहते हैं, जिनसे इंसान का व्यक्तित्व जो है वो निखरता है और चरित्र संवरता है। और तो हम कितने भी आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते चले जाएं, अब उससे आगे बढ़ते रहें, लेकिन अपने संस्कार और जो सीख हमें मिलती है अपने बड़े बुजुर्गों से, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको हमेशा याद रखना चाहिए, क्या ये अच्छा रहेगा या क्या ये गलत है। इसका ध्यान यदि रखेंगे तो ऊंची उड़ान भी बेटियां बेटे भरेंगे,
तो भी वो सुरक्षित रहेंगे, है ना? बिल्कुल। और उड़ान की जो बात हो रही है, तो हमारी एक सखी कह रही हैं, मेरा बेटा हमेशा से मेरी बेटी को पंख देकर उड़ान भरवाने के लिए तैयार रहता है। उसके लिए कौन सा करियर सही होगा, ये भी मेरी बेटी ने उसी से राय लेकर तय किया है। उनकी इसी आपसी तालमेल से मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है। और क्योंकि देखो बच्चों का मन होता है कि वो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो उन्हें लगता है कि हम ये कला के क्षेत्र में जाएँ या विज्ञान के क्षेत्र में जाएँ या हम अध्यापिका बन जाएँ या हम कुछ मैकेनिकल तकनीकी का काम करें, कुछ भी करें। तो उनके विचारों को जानें, उसी तरफ उनकी दिशा निर्धारित करें, आप उनका सहयोग करें, लेकिन साथ में अपने संस्कार से भी वो जुड़े रहें। इसका भी हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। और अब ध्यान रखना चाहिए हमें गीत का। जी।
मंजरी जी, गीत सुनते सुनते रुकना नहीं है, आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। और एक संदेश है ना मेरे पास, एक साथी ने भेजा है कि लिखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है आपने आज। उड़ चलने का मन कई बार होता है जब बचपन से जवानी में पहला कदम रखते हैं, जब मन की नौकरी लग जाती है, जब शादी तय होती है, मन को पंख लग जाते हैं, उड़कर मन ना जाने कहां से कहां तक पहुंच जाता है। लेकिन बहुत जरूरी है मन को नियंत्रित रखना, ये देखना कि कहीं हम उस ऊंचाई तक ना पहुंच जाएं कि जमीन दिखाई ही ना दे। बहुत सही बात लिखकर भेजी है। लेकिन अब हमारा मन थोड़ा और अलग दिशा की ओर उड़ चला है। दिशा की ओर नहीं, ये कहिए कि रसोई घर की ओर उड़ चला है। मतलब दिशा, एक रसोई भी देखो ना आकांक्षा, एक दिशा में तो बनाई जाती है ना। तो चलिए हम अपने साथियों को बता देते हैं, सखियों को, मूंग की गोली कैसे बनाई जाए, है ना। तो इसकी सामग्री है, सखी नोट कीजिएगा। मूंग पीली हमें लेनी 1 कटोरी, ये भीगी हुई हो और अच्छे से 4-5 घंटे भीगी हो, बिना छिलके वाली मूंग की दाल। पीली मूंग की दाल लेनी है, धुली दाल जिसे बोलते हैं। इसको आप कई घंटे, करीब 4-5 घंटे भिगो दीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से आप पीस लीजिए मिक्सी में। हींग 1 चुटकी, नमक, लहसुन 4 कली, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट लेना है आपको, थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर अंदाज से, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, टमाटर 2 कटे हुए और प्याज 1 कटा महीन लेना है, हरी धनिया की पत्ती है अंदाज से लीजिए, तेल जीरा आधा चम्मच, मतलब तेल अंदाज से और जीरा आधा चम्मच, हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने अंदाज से थोड़ा थोड़ा स्वादानुसार, स्वाद के जितना भी आपको लगे, वो आधा चम्मच ही बहुत होता है। और इसकी विधि है कि मूंग की दाल को जो आपने पीस के रख लिया है उसको एक कढ़ाई में लीजिए, कढ़ाई गरम कीजिए, उसमें 1 चम्मच तेल डालिए, उसमें जीरा डालिए, फिर आप इस पिसी दाल को उसमें डाल दीजिए और अच्छे से भून लीजिए पानी सूखने तक। जब ये आटे के जैसा बनने लग जाए तो उसे निकालकर थाली में अलग रख लीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाए तो तेल हाथ में लगाकर इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक कढ़ाई वापस चढ़ानी है, उसमें तेल गरम करना है, उसमें जीरा, लहसुन कटा, हींग, प्याज कटा, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट उसमें डालना है, उसको भूनना है और उसमें अब कटे हुए टमाटर डाल देने हैं, उसमें नमक, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालना है और थोड़ा सा उसमें पानी डालना है। टमाटर गलने तक मैश करके आप उसका पेस्ट ऐसा बना लेंगे। फिर जो उसमें थोड़ी सी हरी धनिया उसमें भी डाल दीजिए। अब आप इसमें सारी जो गोलियां बना के रखी ना मूंग की, वो उसमें डाल करके और उसको अच्छे से चला दीजिए और ऊपर से जब अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला तो आप गैस बंद कर दीजिए और नींबू का रस उसमें डाल दीजिए और हरी धनिया डाल के और ऊपर से बची हुई धनिया डाल के सजा दीजिए, मिक्स कर दीजिए आपस में। बस ये आपकी गर्मा गर्म मूंग की गोली तैयार। क्या बात है, इसे चावल के साथ भी खाया जा सकता है, कैसे भी, पराठे के साथ, नाश्ते के साथ, चाय के साथ, या यूं भी खाया जा सकता है। हाँ, चाय के साथ भी खा सकते हैं ना। तो एक पौष्टिक, और चूंकि मूंग बेहद सुपाच्य होता है तो पेट भारी भी नहीं लगेगा जी। ऐसे ही हमारी एक सखी ने मूंग दाल का ढोकला बनाने की विधि हमारे साथ साझा की है। सामग्री इस प्रकार है कि 1 कटोरी धुली मूंग की दाल यानी बिना छिलके वाली, इसे 4-5 घंटे तक भिगो देना है। अदरक मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच हल्दी, छोटी आधी चम्मच खाने वाला जो सोडा होता है वो, और तड़का लगाने के लिए सफ़ेद तिल, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, 2 या 3 हरी मिर्च। अब भीगी हुई मूंग की दाल को बारीक पेस्ट बना लेना है, ग्राइंडर में पीस लीजिए उसे। अब इस पीसी हुई दाल में, पेस्ट में अदरक मिर्च का पेस्ट मिलाएं, नमक हल्दी डालकर उसे अच्छे से मिला लेना है। फिर इसमें बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं और इसे साइड में रख दें थोड़ी देर के लिए। 10-15 मिनट बाद ढोकले तैयार करने के लिए कढ़ाई में, इसे आप पहले से तैयार करके रख लें, कढ़ाई में रिंग रखें और उसमें पानी डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दें जी। अब ये ढोकला बनाने के लिए वो जो रिंग है उसके ऊपर ग्रीस की हुई थाली रखें और उसमें आपका जो तैयार मिश्रण है उसे डालें और ऊपर से ढककर 20 से 25 मिनट तक उसे पकने दें भाप पर। क्या बात है, 20-25 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें ऊपर से बघार डालने के लिए छोटी कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें राई जीरा डालें, कड़ी पत्ता डालें और जो तैयार बघार है उसे थाली के ढोकले पर फैला कर डालें और फिर छोटे छोटे पीसेस में ढोकले काट लें और हरी धनिया के साथ सजाकर इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या सॉस के साथ भी परोस सकते हैं। बहुत अच्छी विधि लिखकर भेजी है इन्होंने। तो क्यों ना एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। महबूबा हमको चाहे, प्यार के वादे करके निभाए, आंखों में ये ख्वाब लिए हम, सारे जहां में भटका किए हम। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको दिल मिला न किसी की कली का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। हमने न देखा जुल्फों का सावन, हमने न थामा कोई दामन, लेके चले कोई हमको वहाँ पर, रहते हैं दिलदार जहाँ पर। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको तो मिला न पता यार की गली का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। तो मंजरी जी भाई, किसी का दिल जीतना हो तो स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए। हम तो भाई दिल जीतने जा रहे हैं। हाँ, और मूंग दाल के व्यंजनों की बात हो रही है, तो मूंग दाल तो चूंकि बेहद पौष्टिक भी होती है और सुपाच्य भी होती है, तो मूंग दाल के चीले बन सकते हैं। कढ़ी में प्याज के पकौड़ियों की जगह अगर मूंग दाल की पकौड़ियाँ डाली जाएं तो खाने में हल्की भी लगती हैं। तो भाई हम बताएंगे ना कि मूंगी दाल की मंगौरी और भजिया बना ले। तो भाई इसके लिए लेना है पिसी मूंग की दाल लेनी, उसमें नमक, हरी मिर्च, हरी धनिया, प्याज, नींबू का रस मिलाना है और इसको आपको गरम गरम तेल में छोटी छोटी भजिया तल लेनी है और बस चाय के साथ खा लेना है। क्या है ना? इतना सरल, इतना सरल। सबको आता भी है ना बनाना। तो देखो दिल जीतने की बात थी, तो अब चाहे हम पकौड़ी बनाए या मूंग की दाल के पराठे बनाए, स्वादिष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। वैसे ही कार्यक्रम का स्वाद बढ़ता है गीतों से। तो गीत बजा देते हैं। काहे को मोरा बिछुआ बाजरे, आँखों में बेरी कजरा साजरे, बताओ हवाओं घटाओ बोलो ना, काहे को मोरा बिछुआ बाजरे, आँखों में बेरी कजरा साजरे।
घड़ी घड़ी ये रुत भी सुहानी क्यों बेगानी देखो ना काहे को मोरा बिछुआ बाजे रे आँखों में बेरी कजरा। तो भाई मंजरी जी, सुहानी रुत का मजा लेना है तो स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन करना जरूरी है। बिल्कुल, अब चाहे दही बड़ा खाएं मूंग के, चाहे हलवा खाएं, चाहे भजिया खाएं, लेकिन अब खाएं जरूर, और बना के। ठंड का मौसम भी है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।